नहीं आएगी कि ये जो हमारी जो सोच है ना, जिसको सर्जिल भी कहते हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, सेकुलर वर्सेस कम्युनल, इसी सोच से हम इतने ज़्यादा हम ट्यून्ड हो गए हैं कि इससे बाहर जब हम बात करते हैं तो हिंदुओं को भी डर लगता है और मुसलमानों को भी डर लगता है कि भाई अगर इस फ्रेमवर्क से बाहर हम गए तो हमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब आप जरा सोचिए, दो तीन बातें कह के मैं खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप लोग भी मेरी मदद कीजिए कि इस पे कैसा सोचा जाए। जब आप लोगों को मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा, ये तो होमवर्क कहना अच्छी बात नहीं होगी, मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा कि आप लोग आज़ादी से पहले मुसलमानों के और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के क्या हुकूक थे और आज़ादी के बाद मुसलमानों को क्या अधिकार दिए गए, इसमें फ़र्क एक चार्ट बनाइए और एक फ़र्क बताइए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जिस तरह की डिबेट माइनॉरिटी राइट्स के हमारे यूनिवर्सिटियों में चल रही है और उसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उन लोगों ने क्या चीज़ों को समझने में और चीज़ों को सही सही बयान करने में ईमानदारी की है, ये आप लोगों का टास्क है। और मुझे पता है बहुत लोग हंस भी रहे हैं, उनको पता भी है, मगर ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चार्ट को देखिए और सेकुलरिज्म को हिस्टोरिकली देखने की कोशिश कीजिए कि एक की सरदार पटेल जो हिंदू राइट के लिए आयरन मैन है, उनकी इतनी बड़ी कितनी हजार फीट करोड़ों रुपए के खर्च से उनकी मूर्ति और मुजस्समा गुजरात में नस्ब कर दी जाती है और पूरी सियासत चलती है सरदार पटेल वर्सेस नेहरू, सरदार पटेल वर्सेस नेहरू। वही सरदार पटेल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा किए हैं। वही सरदार पटेल ने खत लिख के कहा है कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते हैं आज़ाद भारत में क्योंकि उसकी वजह से मुल्क का पार्टीशन हुआ। इस पे भी डिबेट होनी चाहिए, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से डिवीजन हुआ या किसी और कारण से हुआ। लेकिन अगर हम भारत के भाग्य विधाता जो लोग थे उन्हीं की बातों को अगर मैं मान लूं कि चलिए सेपरेट इलेक्टोरेट को तर्क कर दीजिए, आइए एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और इस राष्ट्र के निर्माण में चूंकि हमारे पास एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम आ रहा है जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट पास, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है। उसके अंदर में क्या होगा कि जिसको 51 वोट मिल गए वो नेता हो जाएगा, वो विधानसभा और पार्लियामेंट में चला जाएगा, लेकिन जिसको 40 वोट मिले हैं उसको कुछ भी हासिल नहीं होगी। तो उनको लगा कि उनको लगा खत्म कर लीजिए। हो गया। हाँ, तो उनको ये बात सब जान रहे हैं कि आप अगर फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के तहत इंतखाबात करा रहे हैं तो उसमें जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो अक़लियत हैं, उनका भला होने वाला नहीं है। तो इसके मद्देनजर सरदार पटेल ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट के साथ मुसलमानों के लिए रिजर्वेशंस की बात कही, वो वादा कहाँ गया। दूसरी बात ये है कि पहले अंग्रेजों के ज़माने में या 1935 एक्ट के तहत माइनॉरिटीज़ के लिए कैबिनेट में भी जगह होती थी, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए जाते थे। सरदार पटेल ने अपनी बहस के दौरान ये कहा कि ठीक है, हम चीज़ों को रिजर्व नहीं करेंगे, लेकिन ये जो रवायत है कि उनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, इसको हम तस्लीम करते हैं। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि कोई चीज़ कलम बंद कर दी जाए और बिल्कुल हाँ 15% रिजर्वेशन लेना, 15 देना ही होगा। ठीक है, वो 14 भी हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम नोट का एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें। लेकिन अगर आपने इसको लिखित तौर पर नहीं लाए तो कम से कम मुसलमानों को कैबिनेट में और ये सब में जगह मिलनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में उत्तर
उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट जो यूरोप के किसी एक मुल्क के बराबर हो सकता है और शायद पाकिस्तान के बराबर भी हो सकता है, मेरी ज्योग्राफी अगर ठीक हो तो, वहां पे एक पार्टी जो बड़ी अक्सरियत लेके वहां पे आती है और एक भी सीट मुसलमानों को नहीं देती है, और जो बीएसपी 90 और 100 के करीब में मुसलमानों को टिकट देती है और वो कहीं ना कहीं उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को टच करता है। जरूरी नहीं है भाई कि 15 है तो 15 ही दो, नहीं तो आसमान जमीन पे गिर जाएगा। 10 भी दे दो, कभी 20 भी दे दो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक स्पिरिट रहना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या कैंपेन चलाया कि मायावती जो है ना मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही हैं, पाकिस्तान बना रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, जिना कर रही हैं, क्या कर, और ये सब सारी जो चीजें हैं पब्लिकली कम होता है और अंडरग्राउंड जो होता है ना र्यूमर्स के लेवल पे ज्यादा काम करता है। और जब इलेक्शंस हो गया, जब रिजल्ट आ गया और तकरीबन 15 से 20% मुसलमानों के वोट को आपने कुछ भी नहीं समझा क्योंकि वो कुछ असर नहीं कर पा रहा, तब क्या 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 डिबेट सामने लाया जाता है? डिबेट ये सामने लाया जाता है कि मुसलमान कब तक मेन स्ट्रीम से दूर रहेंगे। अरे भाई, भाजपा को वोट नहीं किया तो मेन स्ट्रीम से दूर हो गया। तुम ये तो नहीं कहते हो कि मैंने तुमको टिकट नहीं दिया तो तुम कितने मेन स्ट्रीम से के करीब और कितने उसके दूर हो। फिर उनके जो एजेंट पत्रकार हैं वो इस तरह के डिस्कोर्स करना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लोगों को अब अपनी मतलब अलगाववाद और अपना सेपरेटिज्म को तर्क करना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, इस तरह के भी डिबेट है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप सब लोगों को पता है कि गांधी जी ने 1932 और 33 के दौरान में खुद उन्होंने एक मेमोरेंडा लिखा, उसको सर्कुलेट किया, और गांधी जी ने उस मेमोरेंडम में खुद इस बात को कबूल किया कि मुसलमानों के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिए जाएंगे और उनके पर्सनल लॉज को भी महफूज रखा जाएगा। अच्छा, ये बात आपको नेहरू रिपोर्ट के अंदर में भी ये सारी चीजें मिल जाती है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, 1940 में जब मौलाना आजाद कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बतौर सदर यानी प्रेसिडेंट खिताब कर रहे थे तो मुसलमानों से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं, अरे भाई तुमको डरने की क्या जरूरत है? ये कैसे मुमकिन है कि भारत जैसे मुल्क में जहाँ पे इतनी तादाद मुसलमानों की हो, जहाँ पे एक मुश्तरका तहजीब है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा जर्रा नहीं है, कोई ऐसा गोशा नहीं है जहाँ पे मुसलमानों का और हिंदुओं का और इस्लाम का और हिंदुइज्म का मिला जुला एक तहजीब वहाँ देखने को न मिले। और मैं बहैसियत सदर कांग्रेस पार्टी का आपको जमानत देता हूँ कि जब आजाद भारत में सरकार बनेगी तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटीज कम्युनिटी के रिलीजियस मसले में दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं होगी और उनको एक तरह का वीटो पावर उनको कल्चरल ऑटोनॉमी में दिया जाएगा। और आज क्या हम उस बात को दोहरा रहे हैं तो लोग क्या करें? मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हिस्ट्री से चोरी कर करके कहीं से आपके सामने मैं लाऊंगा वक्तन फवक्तन और आपके सामने मैं पेश करूंगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और ये सारी चीजें खत्म कर दी जाती है और सेकुलरिज्म की ऐसी डेफिनेशन दी जाती है जहां पे मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात करने का मतलब है कि सेकुलरिज्म खत्म। भाई कैसे खत्म हो सकता है? जब मुसलमान इस देश में हर मामले में पिछड़ते चले जा रहे हैं, नेहरू के जमाने से उनकी पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन था वो कभी 5% से के करीब था। अगर उनकी हालत हायर एजुकेशन में दलितों से भी ज्यादा खराब हो गई है, और भी बहुत सारे हैं, आप सचर कमेटी पढ़ लीजिए, तो उनको रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है? लेकिन उनको रिजर्वेशन देने की बात करने का मतलब है कि आप लिबरल और सेकुलर खेमे से आपका बायकाट लोग ये कहेंगे ये जाके शाहीन बाग में बिरयानी खा के इसका भी दिमाग खराब हो गया। इसलिए आप पॉलिटिकल साइंस की किताबें उठा लीजिए और मुझे बड़ा अफसोस होता है बड़े बड़े नामों राइटर्स का, जब वो भारत में नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इन सारे सवालों को ऐसे मुंह छुपा के
निकल जाते हैं, जैसे गली में मैंने किसी का उधार लिया हो और मुंह छुपा के वहां से हम भाग जाते हैं वहां से। ये बात सबके साथ है। तो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए शर्जील जैसा एक बहुत ही समझदार और बहुत ही ज़हीन और बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का इन सारे सवालों को सामने ला रहा है, और जब लाता है तो हंगामा तो होना ही था। और अफसोस की बात यह है कि अगर राइट विंग इस बातों पे हंगामा मचाएं तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन जो लोग सो-कॉल्ड लेफ्ट के लोग हैं, अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने नादान हैं। मेरे जैसा औसत दर्जे का स्टूडेंट 2 साल 3 साल में 2-4 फोटोकॉपी किताबें पढ़ते पढ़ते इतना बकबक कर सकता है, तो आप तो यूनिवर्सिटी में 40-50 साल से बैठे हुए हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े हैं, कितने सेमिनार में आपने अपने मकाले पढ़े हैं। इसलिए आज के दौर में माइनॉरिटी राइट्स की बात करना खतरे से खाली नहीं है, और डिबेट को इस तरह से घुमा दिया गया है कि एक खास तरह का माइनॉरिटी राइट्स कहने का मतलब, माइनॉरिटी राइट्स की बात करने का मतलब है कि आप मेन स्ट्रीम से आपको काट दिया जाएगा। और मैं भी कहीं ना कहीं उसी तरह से अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड समझता हूं, क्योंकि इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए और इसकी तायीद करने के लिए आज हमारा इंटेलेक्चुअल तबका तैयार नहीं है। मैं आप